हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जेएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सभी एग्जाम्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। तो देखिए, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे कोई स्टेट पीसीएस हो, स्टेट पुलिस हो या कोई वनडे एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में से 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर बनते ही बनते हैं। तो आज इस वीडियो में एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स को हम देखेंगे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम उन्हीं अनुच्छेद की बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, ठीक है, और उनके भाग के साथ बात करेंगे। तो देखिए, बात करते हैं। सबसे भाग पहला है भाग 1, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। इसमें अनुच्छेद पहला है जिसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। और अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3, राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन। देखिए, जो नए राज्यों का प्रवेश है और राज्यों के क्षेत्रफल और सीमा में नाम में परिवर्तन है, इन सभी को कौन कर सकता है? संसद। राज्यों के क्षेत्रफल और सीमा नाम में परिवर्तन केवल और केवल संसद कर सकती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं भाग 2 के बारे में। तो भाग 2 है नागरिकता से संबंधित है, और यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। इसमें अनुच्छेद 5 में नागरिकता का वर्णन है, और अनुच्छेद 10 में है जो नागरिकों को नागरिकता का अधिकार है उसके बारे में वर्णन है अनुच्छेद 10 में, ठीक है। तो देखिए, ये जो नागरिकता के मतलब अधिकांश अनुच्छेद हैं, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तभी लागू हो गए थे। और जो बाकी के संविधान है, बाकी का पूरा संविधान है, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये ध्यान रखना है कि नागरिकता के जो अनुच्छेद हैं वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। बात करते हैं भाग 3 के बारे में, जो कि संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। इसमें अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता, और अनुच्छेद 15 है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला अनुच्छेद है 16, इसमें है लोक नियोजन में अवसर की समता। बात करें अनुच्छेद 17 की, तो यह है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, इसकी मतलब जो छुआछूत है, जो जाति में हम जो लोग छुआछूत करते हैं, उसमें इस अनुच्छेद के तहत उसका अंत किया गया है, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 18, इसमें है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, उसमें है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, जो अनुच्छेद 19 है उसी में प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन है, प्रेस की स्वतंत्रता। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 में, ठीक है। चलिए बात करें आगे। अगला है हमारा भाग 3, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 से संबंधित है। आगे बात करें इसमें, अनुच्छेद 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अगला है अनुच्छेद 21 का, जो कि संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसमें है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको राज्य के द्वारा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी अनुच्छेद 21 का के तहत। अगला है अनुच्छेद 23, इसमें है बलात् श्रम व मानव दुर्व्यवहार का निषेध। अनुच्छेद 24 है कारखानों में बाल श्रम का निषेध। जो कारखाने होते हैं उनमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। जो कारखाने हैं और भी जैसे कई जो जैसे खान हो गई, और ऐसे जो बच्चों को मतलब उनसे परेशानी हो सकती है, ऐसे कारखानों में बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 29, इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। बात करें अनुच्छेद 32 की, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, और इस अनुच्छेद को जो हमारे संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,
इन्होंने संविधान की हृदय व आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। ठीक है, तो यह इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अपने आप में एक अधिकार नहीं है, जो अनुच्छेद 32 है यह अपने आप में एक अधिकार न होकर ये और अधिकारों की रक्षा करता है। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसी अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं, जिनसे कि जो नागरिक होते हैं उनके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो इसके तहत वह सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका या अपनी जो अधिकार है उनके लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करें आगे। अगला भाग है हमारा भाग 4। अगला भाग है भाग 4। इसमें अनुच्छेद 39 का निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब जो व्यक्ति अपने लिए कानूनी सहायता अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसके लिए सरकार द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 44 है समान सिविल सहायता। बात करें अनुच्छेद 48 की, तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 50 जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका इन दोनों की शक्तियों का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाग 3 और भाग 4। ठीक है, तो याद रखना है। और भाग 4 में है डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व। बात करें आगे भाग 4 क के बारे में। भाग 4 क जो कि संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और वह कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इसके तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। जो हमारा जो मूल संविधान था जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे, और उसके तहत भी 10 जो मूल कर्तव्य हैं वो जोड़े गए थे। और इसमें जो 11वां मूल कर्तव्य है वह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि अनिवार्य जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान करता है। और इसमें जो ये जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। मतलब सरदार स्वर्ण सिंह ने इसकी सिफारिश की थी समिति ने, तब इस भाग को संविधान में जोड़ा गया। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 का, जिसमें मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो चलिए बात करें आगे। अगला है हमारा भाग 5, जो कि संघ से संबंधित है, संघ। और यह अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है, और यह संविधान का सबसे बड़ा भाग है। संविधान का सबसे बड़ा भाग है भाग 5, जिसमें लगभग 100 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं? लगभग 100 अनुच्छेदों का वर्णन है। ठीक है, इसमें बात करें अनुच्छेद 52 की, तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 53 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें कौन कौन भाग लेगा? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो इलेक्टेड एमपी और एमएलए होते हैं वो केवल इलेक्टेड, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो अनुच्छेद 54 के तहत वर्णित है। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति के पद की शपथ। और अनुच्छेद 61 जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के तहत संविधान में वर्णित है। ठीक है, चलिए बात करें आगे। बात करें भाग 5 के ही बारे में, तो इसमें अनुच्छेद 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 69 69 में
जो उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का प्रावधान करता है। किसकी? राष्ट्रपति की। और अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और अनुच्छेद 76 क्या कहता है कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल। भारत का एक महान न्यायवादी होगा जो कि भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। बात करें आगे भाग 5 के ही बारे में। भाग 5 का अनुच्छेद 79 कहता है संसद के बारे में वर्णन। और अनुच्छेद 80 है राज्यसभा के बारे में। अनुच्छेद 81 है लोकसभा के बारे में। देखिए इन तीनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, 79, 80 और 81। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, सरला। स से संसद 79, र से राज्यसभा 80 और ल से लोकसभा 81। तो इसको ध्यान रखना है, इन तीनों को याद करने की छोटी सी ट्रिक है। बात करें अनुच्छेद 89 की, तो इसमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में वर्णन है। इसकी योग्यताएं, इसका जो नियुक्ति करता है उसके बारे में, इसका कार्यकाल, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इन सभी के बारे में अनुच्छेद 89 में वर्णन है। और अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है, इसके कार्य, इसकी शक्ति, इसका निर्वाचन कार्यकाल, इन सभी के बारे में अनुच्छेद 93 में वर्णन है। अनुच्छेद 108 कहता है कि जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है अनुच्छेद 108। और अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक। आगे बात करें अनुच्छेद 5 में ही भाग 5 में ही अनुच्छेद 112 क्या कहता है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उसका वर्णन है अनुच्छेद 112 में, जिसको कि हम लोग बजट कहते हैं। तो संविधान में बजट का कहीं भी वर्णन नहीं है, इसकी जगह पे क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि अनुच्छेद 112 में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 124 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का गठन किस प्रकार किया जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 124 में। और अनुच्छेद 129 कहता है कि जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वह एक अभिलेख न्यायालय है। मतलब जो उसके कई सारे निर्णय लिए जाते हैं, तो कई सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो कि ऐतिहासिक होते हैं, तो इनके जो दस्तावेज होते हैं निर्णय के, उनको एक अभिलेख के रूप में न्यायालय में रखा जाता है। तो अनुच्छेद 129 यही कहता है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 148 जो भारत का CAG होता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, उसके बारे में वर्णन करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। ठीक है, बात करें आगे। देखिए इसी में एक और अनुच्छेद है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें अनुच्छेद है 123, जिसके तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, बात करें आगे भाग 6 के बारे में। तो भाग 6 152 से लेकर 237 अनुच्छेद तक वर्णित है। इसमें अनुच्छेद 153 कहता है राज्यों के राज्यपाल के बारे में। मतलब दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है, और ये 7वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया। पहले ये था कि एक राज्य के लिए केवल एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान कर दिया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उनके बारे में प्रावधान करता है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 161 है जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति होती है, उसमें अनुच्छेद 161 कहता है। अनुच्छेद 165 है जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, राज्य का महाधिवक्ता, जिसको कि राज्य का सर्वोत्तम वकील भी कहते हैं। राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है राज्य का महाधिवक्ता। और केंद्र का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, भारत का महान न्यायवादी। अनुच्छेद 168 है राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 214 है उच्च न्यायालय, जिसको कि हाई कोर्ट कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, और इसका प्रावधान भी 7वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अनुच्छेद 215 कहता है कि जो उच्च न्यायालय है वह एक अभिलेख न्यायालय होगा। जिस प्रकार अनुच्छेद 129 में जो उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, उसी प्रकार अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, बात करें भाग 6 में ही आगे, तो अनुच्छेद 226 है उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति। जिस प्रकार जो उच्चतम न्यायालय है उसको आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 231 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 233 कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, यह 233 अनुच्छेद कहता है। ठीक है, बात करें आगे अनुच्छेद 8 के बारे में। देखिए, जो अनुच्छेद 7 है उसको निरस्त कर दिया गया था, इसलिए अब बात करते हैं भाग 8 के बारे में। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, तो भाग 8 है अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक। इसमें अनुच्छेद 239 कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार किया जाएगा, और अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में जो प्रावधान है उसका अनुच्छेद 239 का वर्णन करता है। ठीक है, तो चलिए बात करें भाग 9 के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, भाग 9 को 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था, और इसको लागू कब किया गया, 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा का वर्णन है, 243 ग में पंचायतों की संरचना का वर्णन है, और 243 ग में पंचायतों की अवधि, और पंचायतों की अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष। अनुच्छेद 243 ज में वित्त आयोग का गठन, इसमें कहता है कि राज्य के लिए एक वित्त आयोग का गठन होगा। ठीक है, अनुच्छेद 243 ज में। बात करें आगे भाग 9 क के बारे में, जो कि अनुच्छेद 243 त से लेकर 243 यह छ तक है। देखिए, जो भाग 9 क है उसको 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया 1992 में। इसमें अनुच्छेद 243 त नगर पालिका की परिभाषाओं का वर्णन करता है, और अनुच्छेद 243 थ नगर पालिकाओं का गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 म है जो कि नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, बात करें आगे भाग 9 ख के बारे में। देखिए, जो भाग 9 ख है उसको 97वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया 2011 में। ठीक है, और यह सहकारी समितियों से, सहकारी संघवाद से संबंधित है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 243 यह जो सहकारी समितियों की परिभाषा का वर्णन करता है। अनुच्छेद 243 यह ड है जो सामान्य सभा है उसकी बैठक का प्रावधान करता है। ठीक है, तो चलिए बात करें आगे भाग 10 के बारे में, जो कि अनुच्छेद 244 और 244 क। देखिए, अनुच्छेद 244 क क्या कहता है कि जो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है उसको किस प्रकार किया जाएगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 244 करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अगला है भाग 11, जो कि अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक है। इसमें अनुच्छेद है 246 क, जो कि जीएसटी
वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान करता है और इसको 101वें संविधान संशोधन द्वारा 2016 में जोड़ा गया था। ठीक है। अनुच्छेद 249 है, राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 263 है, जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है, इंटरस्टेट काउंसिल, उनके संबंध में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 263 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बात करें आगे भाग 12 में, तो भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर 300 क तक है। इसमें अनुच्छेद 266 कहता है भारत की संचित निधि के बारे में। अनुच्छेद 267 में आकस्म निधि के बारे में वर्णन है और अनुच्छेद 279 क है, जो जीएसटी काउंसिल होती है, वस्तु और सेवा कर परिषद, उसका प्रावधान करता है। अनुच्छेद 279 क। और जो अनुच्छेद 280 है वो भारत के वित्त आयोग के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 300 क है संपत्ति का अधिकार। देखिए, जो संपत्ति का अधिकार है पहले मूल अधिकार के तहत आता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसको एक विधिक अधिकार के तहत रख दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? एक विधिक अधिकार है, ना कि एक मूल अधिकार। ठीक है। आगे बात करें भाग 13 के बारे में, तो भाग 13 में अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। तो अनुच्छेद 301 क्या कहता है कि भारत के क्षेत्र के अंदर व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। ठीक है। बात करें आगे भाग 14 के बारे में, तो भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। इसमें अनुच्छेद 312 कहता है अखिल भारतीय सेवाएं, जो संघ की अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया और आईएफएस हो गया, ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इनके बारे में प्रावधान करता है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 315 है जो लोक सेवा आयोग है उसके बारे में। अनुच्छेद 320 है लोक सेवा आयोग के कार्य क्या क्या हैं उसका प्रावधान करता है अनुच्छेद 320। जो लोक सेवा आयोग है वो संघ और राज्य का दोनों का वर्णन करता है, अनुच्छेद 315। ठीक है। तो चलिए बात करें आगे भाग 14 क के बारे में, जो कि अधिकरण। भाग 14 में क्या है? अधिकरण ट्रिब्यूनल, जिसमें अनुच्छेद 323 क और ख है। तो अनुच्छेद 323 क क्या कहता है कि जो प्रशासनिक अधिकरण है उसके बारे में प्रावधान करता है 323 क। ठीक है। बात करें आगे अनुच्छेद 15 के बारे में, तो अनुच्छेद 15 में 324 से लेके 329 तक प्रावधान है भाग 15 में। ठीक है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 326 है जो वयस्क मताधिकार है उसी के आधार पर निर्वाचन किया जाएगा, इसका प्रावधान करता है अनुच्छेद 326। ठीक है। बात करें आगे भाग 16 में, तो भाग 16 अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। अनुच्छेद 338 क्या कहता है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसका प्रावधान करता है अनुच्छेद 338। और अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 338 का जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका प्रावधान करता है। ठीक है। चलिए बात करें आगे भाग 17 के बारे में, तो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसमें अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा का वर्णन करता है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा का वर्णन करता है। अनुच्छेद 350 का जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान करता है कि जो बच्चे को उसके प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा है वो उसकी मातृभाषा में ही दी जाएगी, ये अनुच्छेद 350 का कहता है। अनुच्छेद 350 का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह अनुच्छेद, जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग होता है उसके लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 350 ख। ठीक है।
देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात देखें कि जो अनुच्छेद 343 है, इसके तहत मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। मतलब जो मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं को ही शामिल किया गया था और वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। तो इसमें जो 15वीं भाषा थी, 15वीं भाषा, उसको 21वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया और वह भाषा थी सिंधी। कौन सी भाषा थी वह? सिंधी। ठीक है, आगे। और इसके तहत जो 16, 17 और 18वीं भाषा, इनको 71वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया और वो कौन कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ी गई और 19, 20, 21 और 22 ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ी गई थी। और ये कौन कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं थी जो कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और 15वीं भाषा सिंधी जो कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, बात करें आगे भाग 18 के बारे में। तो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक प्रावधान किया गया है। 352 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपात के बारे में। जो राष्ट्रीय आपात है वह 352 के तहत लगाया जाएगा। और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 358 जो आपात के दौरान अनुच्छेद 19 है जो कि मूल अधिकार है, इसका निलंबन किया जाएगा। अनुच्छेद 358 ये कहता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि अनुच्छेद 19 का निलंबन का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 358 में। और जो 360 है वो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान करता है। अभी तक भारत में जो वित्तीय आपातकाल है वो एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? एक भी बार अभी तक नहीं लगा। ठीक है, तो चलिए बात करें आगे भाग 20 के बारे में बात करते हैं। तो भाग 20 में अनुच्छेद 368 है। ठीक है, जिसमें कि संविधान संशोधन का प्रावधान है। और संविधान संशोधन की शक्ति कहाँ से ली गई थी? दक्षिण अफ्रीका से। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है कि जो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है भारत के संविधान में वो कहाँ से ली गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। ठीक है, तो ये थे भारत के प्रमुख भाग, संविधान के प्रमुख भाग जो कि जिनके प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में हमने बात की। अब ये 3 भाग हैं, भाग 19, 21, 22। इसमें कोई भी जैसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे नहीं लगा जिसके बारे में मैं आपको बता सकूं, इसलिए मैं इन भाग को सीधे सीधे लेकर आई हूँ। तो भाग 19 में अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक है। भाग 21 में अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है। और भाग 22 में अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक है। ठीक है, तो हमारे भारत के संविधान में कितने भाग हैं? टोटल 395 भाग हैं। ठीक है, और अनुच्छेद भाग है 22, अनुसूचियां हैं 12। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 को संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को और भी लाभ मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।